हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, भूरी वलय परीक्षण, जिसे अंग्रेजी में ब्राउन रिंग टेस्ट कहा जाता है। यह टेस्ट नाइट्रेट आयन के परीक्षण का टेस्ट है। पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, ये नाइट्रेट लवण है और इन लवण में नाइट्रेट आयन उपस्थित है। इस आयन की उपस्थिति का पता लगाने के लिए, इस आयन की पहचान करने के लिए भूरी वलय परीक्षण किया जाता है। तो एक परख नली में सोडियम नाइट्रेट या पोटेशियम नाइट्रेट का विलयन लेते हैं। किसी एक लवण का विलयन परख नली में लेते हैं और दूसरी परख नली में ताज़ा बने फेरस सल्फेट का विलयन लेते हैं। फेरस सल्फेट FeSO4, इसका विलयन लेते हैं। विलयन बनाने के लिए क्या करना होता है? सोडियम नाइट्रेट को, इस लवण को जल के साथ मिलाकर जलीय विलयन बनाते हैं और इस विलयन को हम इस परख नली में लेते हैं। इसी तरह फेरस सल्फेट का जलीय विलयन दूसरी परख नली में लेते हैं। अब आपको क्या करना है? सोडियम नाइट्रेट विलयन में, इस सोडियम नाइट्रेट विलयन में फेरस सल्फेट का विलयन मिलाते हैं। इन दोनों विलयन को एक साथ मिला देते हैं। अब हमें क्या करना है? इस विलयन में, जिसमें हमने फेरस सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट का विलयन मिलाया, उस परख नली में बहुत ही सावधानी से, यहाँ पर सावधानी रखना बहुत ज़रूरी, बहुत ही सावधानी से सांद्र H2SO4 मिलाते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल का सांद्र विलयन मिलाते हैं, बूंद बूंद करके मिलाते हैं। इस परख नली की दीवार के सहारे मिलाते हैं। परख नली में क्या उपस्थित है? परख नली में फेरस सल्फेट और सोडियम नाइट्रेट का विलयन उपस्थित है। जब इस परख नली में सावधानी से बूंद बूंद करके सांद्र H2SO4 परख नली की दीवार के सहारे मिलाते हैं, तो सांद्र H2SO4 और फेरस सल्फेट, इन दोनों की संपर्क सतह पर, इस सतह पर एक भूरे रंग की रिंग बनती, भूरे रंग की वलय बनती, जिसे हम भूरी वलय कहते हैं। इस भूरी वलय के बनने से हमें क्या पता चलता है? हमें पता चलता है कि विलयन में नाइट्रेट आयन उपस्थित है, मतलब दिए गए लवण में नाइट्रेट आयन उपस्थित है। अगर भूरी वलय नहीं बनती तो इसका मतलब जो लवण हमें दिया जाता है, प्रयोगशाला में जो लवण हमें दिया जाता है,
उस लवण में नाइट्रेट आयन नहीं होते, और यदि लवण में नाइट्रेट आयन होते तो इसका मतलब यह इस परीक्षण में भूरी वलय बनती, और यह वलय हमें बताती है कि लवण में नाइट्रेट आयन उपस्थित है। प्रयोगशाला में हमें नाइट्रेट लवण दिया जाता है, उस लवण के जलीय विलयन को एक परख नली में भरते हैं और इस परख नली में फेरस सल्फेट का विलयन मिला देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इस विलयन में सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल और फेरस सल्फेट इन दोनों की संपर्क सतह पर यहाँ पर भूरी वलय बनती है। अब हम देखते हैं कि इस परीक्षण में रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह परीक्षण महत्वपूर्ण है। इस परीक्षण पर बहुत ही सरल प्रश्न बनता है। सीधे भूरी वलय परीक्षण नाम से प्रश्न आता है। भूरी वलय परीक्षण क्या होता है, समझाइए। तो अब हम रासायनिक अभिक्रियाओं को समझते हैं। तो सबसे पहले हमने सोडियम नाइट्रेट विलयन में फेरस सल्फेट को मिलाया और उसके बाद सांद्र H2SO4 को मिलाया। तो इस विलयन में सांद्र H2SO4 इस सोडियम नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है। सोडियम नाइट्रेट और इसके साथ अभिक्रिया करता है सांद्र H2SO4। तो यह अभिक्रिया बहुत ही सरल है। H2SO4 अम्ल होता है और अम्ल क्या देता है, H+ आयन। एक H+ आयन अलग हो जाता है और ऋणायन हाइड्रोजन सल्फेट ऋणायन अलग हो जाता है। लवण में एक धनायन होता है और एक ऋणायन होता है। तो एक H+ आयन इस ऋणायन को आकर्षित करता है और उसके साथ जुड़ जाता है। तो क्या बनता है, HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनता है। और यह धनायन इस हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जुड़ जाता है तो सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट बनता है। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद फेरस सल्फेट नाइट्रिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है। इस नाइट्रिक अम्ल के साथ फेरस सल्फेट क्रिया करता है और इस अभिक्रिया में H2SO4 भी भाग लेता है। तो इन तीनों की अभिक्रिया से क्या बनता है, फेरिक सल्फेट बनता है Fe2SO4 का होल थ्राइस। साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। साथ में जल बनता है। FeSO4 में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है और फेरिक सल्फेट में इस Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +3 होती है। तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, Fe+2 Fe+3 में परिवर्तित हो जाता है। Fe+2 का ऑक्सीकरण हो जाता है। जब ऑक्सीकरण अवस्था में वृद्धि होती है तो उसे हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर Fe+2 का ऑक्सीकरण हो जाता है। नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है और नाइट्रिक ऑक्साइड में नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है। तो नाइट्रिक अम्ल का अपचयन होता है। जब ऑक्सीकरण अवस्था में कमी होती है तो उसे हम अपचयन बोलते हैं। फेरस आयन का तो ऑक्सीकरण होता है तो यह फेरिक में बदल जाता है। इसे हम फेरस सल्फेट और इसे हम फेरिक सल्फेट बोलते हैं। नाइट्रिक अम्ल का अपचयन होता है और इससे नाइट्रिक
नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर हम फेरस सल्फेट, इस विलयन में फेरस सल्फेट का विलयन उपस्थित होता है। तो यहाँ पर फेरस सल्फेट नाइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया करता है और कुछ मात्रा में फेरस सल्फेट इस विलयन में होता है। तो वह शेष फेरस सल्फेट नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ जुड़ जाता है। और इसी यौगिक के कारण भूरी वलय बनती, ब्राउन रिंग बनती। दोस्तों, इस अभिक्रिया को लिखने के और भी तरीके, एक तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले सोडियम नाइट्रेट लवण H2SO4 के साथ क्रिया कर नाइट्रिक अम्ल बनाता है। नाइट्रिक अम्ल फेरस सल्फेट और H2SO4 की क्रिया से फेरिक सल्फेट बनता है और साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड और जल बनता है। इस तरह से बना नाइट्रिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करता है और नाइट्रोसो फेरस सल्फेट बनाता है। इस यौगिक का नाम नाइट्रोसो फेरस सल्फेट है। तो अब हम देखते हैं इस अभिक्रिया को दूसरे तरीके से कैसे लिखते हैं। तो यहाँ Fe+2 है, तो हम Fe+2 लिख देते हैं। और फिर यहाँ पर क्या है, HNO3, तो HNO3 में नाइट्रेट आयन होते हैं NO3-, तो यहाँ पर हम NO3- लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ से हमें H+ आयन प्राप्त होता है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं H+ आयन। क्या बनता है, फेरिक सल्फेट, इसमें Fe+3 आयन होते हैं। साथ में नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है और जल बनता है। नाइट्रिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट के साथ क्रिया करता है। यहाँ पर फेरस सल्फेट अभिक्रिया में भाग लेता है, परंतु कुछ मात्रा में फेरस सल्फेट विलयन में होता है। तो उस फेरस सल्फेट के साथ नाइट्रिक ऑक्साइड की क्रिया होती है। फेरस सल्फेट में Fe+2 आयन होते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं Fe+2 आयन। और इसकी क्रिया किसके साथ होती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के साथ। तो इसे समझने के लिए मैं आपको बता दूं, फेरस आयन, इसकी समन्वय संख्या 6 होती है। मतलब इसमें रिक्त कक्षक की संख्या 6 होती है। इस जल के अणु की बात करते हैं, तो जल के अणु में ऑक्सीजन पर 2 एकाकी युग्म होते हैं। ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन युग्म इस फेरस के एक रिक्त कक्षक में देती है। फेरस में 6 रिक्त कक्षक होते हैं। एक रिक्त कक्षक में यह जल का अणु अपना इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन युग्म देता है और इस धातु के साथ जुड़ जाता है। धातु की समन्वय संख्या 6, तो इसके साथ जल के 6 अणु जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से हम लिखते हैं, जल का एक अणु, जल का दूसरा अणु, जल का तीसरा अणु, चौथा अणु, पांचवा और छठा, और
और इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 होती है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं। जल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, इसकी +2 है, तो इस पूरे समूह का कुल आवेश कितना होगा? इसका +2 है और इन सब का 0 है, तो टोटल आवेश +2 होता है, तो यहाँ पर लिख देते हैं। यह एक संकुल आयन है और संकुल आयनों का अध्ययन चैप्टर 9 उपसंयोजक यौगिकों में किया जाता है। संकुल आयन कैसे बनते हैं, इनका नामकरण कैसे करते हैं, इन सबको समझना चाहते हो तो चैप्टर 9 उपसंयोजक यौगिकों पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चेक कर सकते हो। संकुल आयन को जटिल आयन भी कहते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स आयन। और इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं Fe और इसके साथ जुड़े होते हैं जल के 6 अणु और इस पूरे पर आवेश होता है +2। तो नाइट्रिक ऑक्साइड, यह नाइट्रिक ऑक्साइड इस पर अटैक करता है और इसमें से एक जल के अणु को बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पर जल के अणुओं की संख्या कितनी हो जाती है? 5। और NO उस Fe के साथ जुड़ जाता है। यह NO यहाँ से एक जल के अणु को अलग करता है और उस जल के अणु के स्थान पर स्वयं इस Fe के साथ जुड़ जाता है। और जल का अणु अलग हो जाता है, एक जल का अणु अलग हो जाता है। तो यह यौगिक, इसी यौगिक के कारण भूरी वलय बनती है। इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड, इस नाइट्रिक ऑक्साइड की संरचना को हम बनाते हैं तो कुछ इस तरह से होती है। यह नाइट्रिक ऑक्साइड अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Fe+2 आयन को देता है और इसके साथ बंध बनाता है। तो इलेक्ट्रॉन देने के बाद इस नाइट्रोजन पर आ जाता है धन आवेश और इसे हम लिखते हैं NO+। और इस आयन को कहा जाता है नाइट्रोसोनियम। तो यहाँ पर नाइट्रोसोनियम आयन होता है। अब अगर आपसे पूछा जाता है कि इस यौगिक में Fe की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, तो इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है, निकाल कर देख सकते हैं। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था को हम X मान लेते हैं। जल की ऑक्सीकरण अवस्था 0 होती है और इस नाइट्रोसोनियम की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है और इन सभी ऑक्सीकरण अवस्थाओं को जोड़ते हैं और इस पूरे आयन पर उपस्थित आवेश के बराबर लिख देते हैं। X का मान निकालते हैं तो X का मान क्या आता है? +2 - 1 +1। तो यहाँ पर Fe की ऑक्सीकरण अवस्था +1 होती है। Fe की ऑक्सीकरण अवस्था इस यौगिक में +1 होती है। इसी का रंग भूरा होता है और इसी के कारण भूरे रंग की वलय बनती है। तो आप चाहे तो रासायनिक अभिक्रियाओं को इस तरह से लिख सकते हो, यह पहली अभिक्रिया है और यह दूसरी अभिक्रिया है।
पहली अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया। और इस तरह के यौगिक बनाना, इन यौगिकों को समझना चाहते हो तो इसके लिए आपको प्लेलिस्ट को देखना होगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके मुझे बताइए।